प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अम्ल, भस्म तथा लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अम्ल और भस्म होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, उसके बाद उनके गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक एक करके उनके बारे में सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अम्ल और भस्म का मीनिंग समझ आते हैं कि अम्ल और भस्म होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कि अम्ल जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और धातु से अभिक्रिया करके ये क्या करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज क्या है कि ये जो अम्ल शब्द की उत्पत्ति होती है वो एसिड यानी अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा की एक शब्द है जिसे एसिडस कहते हैं, और एसिडस का ही अर्थ होता है खट्टा। एसिडस का अर्थ क्या होता है, खट्टा, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सब में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला गया कि अम्ल होता क्या है। ठीक, और इसके गुण, इसके रूप, सबके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उसी तरह भस्म को समझ लेते हैं कि भस्म वो पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, यानी जितने भी कड़वे पदार्थ होंगे उसमें भस्म पाए जाते हैं, तथा अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। अम्ल क्या करता है ना, अम्ल को ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। कौन, भस्म। भस्म उदासीन करके क्या बना देता है, लवण बना देता है, यानी साल्ट बना देता है, लवण बना देता है। ठीक, समझ गए। तो चलिए अब इनके गुणों के बारे में समझेंगे, उसके बाद लवण के बारे में समझा जाएगा। ठीक, तो अब जानते हैं कि अम्ल और भस्म के आयनिक विवरण के बारे में। आयनिक विवरण इसका क्या है, तो जो भी अम्ल हो, भस्म हो और लवण हो, सबके जलीय विलयन क्या होते हैं, तो विद्युत का संचालन करते हैं, जिसे हम लोग विद्युत अपघटय कहते हैं। यानी ये विद्युत का संचालन करते हैं, यानी इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को याद रखिएगा कि अम्ल, भस्म और लवण का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक भस्म है, ये क्या है, एक भस्म है। ठीक है, चलिए, और तीसरा आपका है सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण है, ये क्या है, एक लवण है। तीनों का एग्जाम्पल एक एक है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl इसका फॉर्मूला होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक, और आपका है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, तो यह है अम्ल, यह है भस्म और यह है एक लवण। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, तो इनका तीनों का जो जलीय विलयन होगा विद्युत का सुचालक होता है ना। चलिए आगे क्या होता है कि वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन से विद्युत का संचालन नहीं होता है उसे विद्युत अनअपघटय कहते हैं। यानी कि जिससे विद्युत का प्रवाह हो जाएगा उनको विद्युत अपघटय कहते हैं। यानी कि अम्ल, भस्म, लवण तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन जिनसे विद्युत का सुचालन नहीं होता है, जिनका संचालन नहीं होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है जिनके जलीय विलयन से, वो विद्युत अनअपघटय कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल, शराब, ग्लूकोज, यूरिया आदि, क्योंकि ये जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करते। क्योंकि जब ये जल में घुलते हैं तो आयन प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये सब आयन प्रदान करते हैं, इसलिए वो विद्युत का संचालन कर पाते हैं। समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि ऑरहेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या दी गई है। ठीक है, ऑरहेनियस ने अपने अम्ल की परिभाषा में क्या दिया है ना। तो हम तो अभी जान चुके हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और ये क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है जल में घुलकर। तो ऑरहेनियस का यही परिभाषा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है ना। जैसे HCl, H2SO4 ये सब होते हैं, HNO3, CH3COOH आदि अम्ल है। ठीक है, क्योंकि ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ देखिए HCl है, जल में घोला गया, हाइड्रोजन आयन प्रदान किया। ठीक, उसी तरह HNO3 है, जल में घुला, हाइड्रोजन आयन प्रदान किया, ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, समझ गए ना। और हम लोग शुरू में देखे थे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो ये भी एक गुण हो गया ना कि ये अम्ल क्या होता है, तो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो ये किसके अनुसार है, ऑरहेनियस के अनुसार है।
उसी तरह अर्हेनियस ने अपने भस्म की भी परिभाषा दी है कि भस्म क्या होते हैं। तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, है ना, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, यानी OH देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NH4OH है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है, भस्म है, क्योंकि ये जल में घुलकर, जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे NaOH है, जल में घुला, यहाँ देखिए हाइड्रोक्साइड आयन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जल में घुला, यहाँ क्या निकला, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोक्साइड आया ना, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है कि नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन दिया कि नहीं, समझ गए। तो यहाँ से दो चीज पता चला कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, दोनों में यही फर्क है। और जल में घुलने वाले जितने भी भस्म होते हैं उनको क्षार कहते हैं, याद रखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में, ठीक है, कि जल में जितने भी घुलने वाले भस्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाए कि सभी भस्म क्षार होते हैं, नहीं, लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं, तो हाँ एकदम ये सही होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब अम्ल के गुण के बारे में देखते हैं। तो अम्ल का आपको पता चलेगा स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल विषैला और, है ना, तीव्र नाशक अम्ल होता है, ठीक है, विषैला और तीव्र नाशक होता है ना। तो कुछ अम्ल विषैले होते हैं जैसे कार्बोनिक अम्ल, और कुछ जो होते हैं अम्ल संक्षारक एवं हानिकारक होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग मोटर गाड़ी के बैटरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तथा नाइट्रिक अम्ल जिसे अन्य प्रकार के खाद्य और विस्फोटक बनाने में काम आता है। नाइट्रिक अम्ल का किस में काम आता है, खाद्य और विस्फोटक बनाने के काम आता है, ठीक है। तो ये विषैले होते हैं और तीव्रनाशक भी होते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात आती है अम्ल तथा भस्म के रंजक के रंग में परिवर्तन के है ना, रंग में परिवर्तन, जिसे हम लोग सूचक के नाम से जानेंगे। देखिए अम्ल तथा भस्म कुछ रंजकों के रंग में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। इन रंजकों को एक रासायनिक सूचक लिटमस है ना, इन रंजकों में से एक क्या है, लिटमस है, ठीक है। ये रंजक कौन है, लिटमस है, जिसे थैलेफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया। गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है, इसे कहाँ से निकाला गया है, तो थैलेफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधा है, उसी से इसे प्राप्त किया जाता है जो गुलाबी रंग होता है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है ना, अम्लीय विलयन को लाल कर देता है और क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, ठीक है। तो ये कैसे तैयार करते हैं, तो फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डुबाकर सुखा लिया जाता है, जिससे लाल लिटमस पत्र तथा नीला लिटमस पत्र प्राप्त होता है। इसे क्या किया जाता है कि फिल्टर पेपर को अम्लीय और क्षारीय विलयन में डालकर सुखा लेंगे, और जब सूखने के बाद जो होगा इससे लाल और नीला लिटमस पत्र प्राप्त हो जाएगा। किसी विलयन में यदि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए तो वो विलयन अम्लीय होता है, अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है यानी कि वो अम्लीय है, और यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये तो रहा लिटमस का पेपर का बात। आप ऐसे जनरली देखते हैं खेत वगैरह में जाते हैं जब बारिश के दिनों में, तो बंधा गोभी या फूल गोभी देखा है ना, फूल गोभी और बंधा गोभी, है ना, तो बंधा वाला जो गोभी होता है ना, उस गोभी का देखेंगे कि जब बारिश होता है तो बारिश के साथ उसमें ध्यान से देखिए कि उसके पत्तों के रंग में, यानी पौधों के पत्तों के रंग में परिवर्तन आ जाता है, यानी वो भी एक तरह का सूचक का काम करते हैं, क्योंकि बारिश में अम्ल की मात्रा रहती है, अम्लीय वर्षा होती है ना, अभी तो बारिश जो भी होती है अम्लीय ही होती है, तो उस बारिश के कारण वो पत्ते के रंग में परिवर्तन है, यानी अम्ल से उसका रंग में परिवर्तन, वो भी एक सूचक का कार्य करता है। उसी तरह कुछ और भी सूचक हैं जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं, है ना, कई प्रकार के सूचक हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम आपको दिखा देते हैं। चलिए तो पहला सूचक अभी आप लिटमस के बारे में देखिए, जैसे थैलेफाइटा वर्ग के लाइकेन पेड़ से प्राप्त किया जा रहा था, जो नीले लिटमस पे अम्ल में क्या करता है, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षारीय पदार्थ में क्या करता है कि लाल को नीला कर देता है, ठीक। उसी तरह मेथाइल ऑरेंज भी एक लिक्विड है जो ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, जो अम्ल में लाल कर देता है और भस्म में पीला कर देता है, ठीक है, यानी क्षारीय पदार्थ में पीला कर देता है, ठीक। ये क्षारीय लिखने का अर्थ है कि ये भस्म है, और ये क्षारीय का मतलब है कि यहाँ पे जल में घुला हुआ है ये, ठीक है, जल में घुला हुआ है। अगला है फिनोफ्थिलीन, इसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है और यहाँ उसको गुलाबी कर देता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। फिनोफ्थिलीन व्हाइट कलर का एक लिक्विड होता है ना,
वाटर जैसा, पानी जैसा ही रहता है, यानी उसमें कोई कलर नहीं आएगा अम्ल डालेंगे तो। और भस्म में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको गुलाबी कर देगा। भस्म इसमें क्या हो जाएगा, फिनोप्थिलीन को गुलाबी कर देगा भस्म, ठीक है। उसी तरह यानी क्षारीय पदार्थ में, यानी जल में घुला हुआ जो पदार्थ है उस पे हल्दी है, अम्ल, हल्दी तो जानते हैं पीले कलर का होता है, कि अम्ल उसमें डालेंगे तो पीला ही रंग रहेगा, यानी अम्ल है। और लाल भूरा रंग का हो गया तो वो क्षारीय हो जाएगा। इसी तरह चुकंदर, चुकंदर आप समझे ना, सलाद सब्जी वगैरह में इस्तेमाल होता है ना, तो वो क्या कर देता है, लाल बैंगनी कर देता है अम्ल को, अम्ल अगर उसमें डालेंगे तो, और ये क्या कर देता है, पीला कलर। उसी तरह लाल पत्ता गोभी जो होता है लाल और बैंगनी कलर का हो जाता है अम्लीय वर्षा से, और क्षारीय पदार्थ से वो क्या हो जाता है, हरा कलर का होता है। समझ गए, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं अम्ल के गुणों के बारे में और भस्म के गुणों के बारे में। चलिए अब देखते हैं अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया, ठीक है। तो लिखा है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, है ना, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये आप पहले जान लें कि ये है क्या, सक्रियता श्रेणी है क्या, उसको हम लोग दिखा देते हैं आपको। चलिए तो देखिए सक्रियता श्रेणी ये रही, यहाँ पे देखिए ये जो पूरा देख रहे हैं ना ये श्रेणी, ये सक्रियता श्रेणी है, ठीक है। तो इस श्रेणी में देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ है ना, ये रहा। तो हाइड्रोजन के ऊपर के तत्व ये होंगे। तो जैसे देखिए लिखा हुआ है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो हाइड्रोजन के ऊपर के तत्व यहाँ देखिए ये है ना सक्रियता श्रेणी में, इसको आप लिख भी सकते हैं टोटली, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर के तत्व कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ से कौन कौन है, लेड है ना, लेड है, टीन है, लोहा है, जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा सक्रियता बढ़ जाएगी, यानी कि सबसे अधिक पोटेशियम की सक्रियता होती है, ठीक है, और इसके नीचे सक्रियता कम होती जाती है, ठीक है। तो सबसे सक्रिय सबसे कम सक्रिय कौन होता है, सोना होता है। ये जल्दी देखते हैं ना, नष्ट खत्म ही नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है इसमें कि सक्रियता श्रेणी के ऊपर जाने पे ये धातु के साथ अभिक्रिया करके जो भी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो देखिए जिंक, तो जिंक ऊपर है ना सक्रियता श्रेणी में, यहाँ देखिए तो जिंक ऊपर है ना, हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है ना जिंक, तो ये जिंक है और आयरन है। तो आयरन भी देखिए यहाँ, लोहा ये रहा ना ऊपर, तो ये दोनों देखो यहाँ अभिक्रिया में आपको दिखाया गया है कि ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अभिक्रिया क्या है, SO4 विस्थापित हो गया, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं विस्थापन अभिक्रिया में, एकल विस्थापन में हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। उसी तरह यहाँ से है ना Cl इसके साथ आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे जाने पर धातुओं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते जब तक कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला। जब तक अभिक्रिया नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई ऑक्सीकारक नहीं डालेंगे, तब तक वो अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरह देखिए यहाँ भस्म लिया गया है, करजस्ता और एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, और ये क्या है, दोनों धातु है, और ये अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी यहाँ धातु भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, और अम्ल धातु जो है अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, और भस्म के साथ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है ना। कि अब ये जो यहाँ जो अभिक्रिया देख रहे हैं, इसके अलावा और किसी धातु में ये क्रिया नहीं होती है। जिंक और एल्युमिनियम के अलावा और किसी धातु में ऐसी क्रिया नहीं होती है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करे, समझ गए। तो जिंक और एल्युमिनियम ऐसा ही धातु है दो जो वहाँ देख रहे हैं कि वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके, और भस्म के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। उसी तरह अगला टॉपिक है तो धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी जो होते हैं अभिक्रिया करके लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। इसमें बस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ जाएगा। तो जिंक कार्बोनेट जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट दिया, जल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। उसी तरह ये देख रहे हैं ना सब अभिक्रिया, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और जल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि धातु के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे, तो लवण देंगे, जल देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, ठीक है। चलिए अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो अम्ल भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। जैसे मान लीजिए एक अम्ल लेते हैं HCl और अभिक्रिया कर रहा है NaOH के साथ, तो ये अभिक्रिया करेगा तो आपको पता है बनेगा NaCl + H2O। तो यहाँ भी लवण और जल बना।
तो अच्छा, एक पहले चैप्टर में हम ये भी पढ़े हैं कि इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, यह हम लोग पढ़ चुके हैं ना। उदासीनी अभिकरण क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला है धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो लिखा हुआ है धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म के साथ भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भस्म होते हैं। जब भस्म होते हैं तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे? लवण और जल न बनेंगे। तो धातु के ऑक्साइड ये जो है ये क्या है? भस्म है। और ये जब किससे अम्ल के साथ, जैसे H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दे तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस H2O, समझ रहे ना, लवण और जल बना दिया। उसी तरह जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, ये अभिक्रिया करा दीजिए H2SO4 के साथ, तो इसमें भी वही हो जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस H2O, समझ रहे ना। तो ये कैसी अभिक्रिया हो रही है? तो ये यहाँ जो हो रही है विस्थापित हो रही है ना, डबल द्विविस्थापन हो रहा है। अगर नाम देखें तो ये क्या हो रहा है? उभय विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? तो ये भी एक भस्म है, तो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बना लेता है। चलते अगली बात। अगला है अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। अधातु की ऑक्साइड क्या होती है? अम्लीय होती है। और भस्म के साथ अभिक्रिया करेगी तो इसमें भी लवण और जल बनेगा। ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये तो ये कार्बन अधातु है और इसका ऑक्साइड है, तो ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक तरह का अवक्षेप के रूप में होगा, दूधिया कलर का, और प्लस जल बनाएगा। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए अम्ल तथा भस्म की जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो अम्ल को जल के साथ घुलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल तथा जल के बीच ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए HCl है, अभिक्रिया करा दिए जल के साथ, तो जल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो H3O पॉजिटिव और क्लोरीन गैस इस तरह से ये बाहर निकलेगा, है ना। Cl- ये आयन के रूप में अलग हो जाएंगे और प्लस इसमें ऊष्मा भी निकलता है। देखिएगा अगर इसमें मिलेगा ना तो गर्म हो जाता है, तो गर्म होने का मतलब ऊष्मा निकल रहा है। उसी तरह अगर दूसरी अभिक्रिया देंगे H2SO4 लीजिए और इसकी अभिक्रिया करा दीजिए जल के साथ, तो ये भी तो अम्ल है ना, तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो H3O प्लस और SO4 सल्फेट 2- इस पे लगेगा और यहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होगा, यानी कि ऊष्मा देता है ना। और इसका मतलब ये ऊष्मा छेपी है, जहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको ऊष्मा छेपी, और जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है, अगली बात आती है प्रबल और दुर्बल अम्ल की। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो पूरी तरह से घुल जाते हैं और आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसे HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, उसी तरह दुर्बल अम्ल क्या है कि वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से, है ना, ये पूरी तरह से आयनीकृत हो रहा है, ये आंशिक रूप से आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे, तो उनको क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 और एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। समझ गए? चलिए अब इसमें आगे इसके बारे में और भी परिभाषा पढ़ेंगे प्रबल और दुर्बल की, इसके pH मान के अनुसार। ठीक है, तो अभी आगे इसमें बढ़ते हैं। उसी तरह अब बात करते हैं प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म की। वे भस्म जो जल के विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, तो प्रबल भस्म कहलाते हैं या प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? प्रबल भस्म है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आयनीकृत होकर अंशतः आयनीकृत हो जाते हैं, है ना, पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो उनको दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? दुर्बल भस्म है। समझ गए? चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि सांद्र और तनु अम्ल यानी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा है कि विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा के अनुसार अम्ल सांद्र और तनु हो सकता है, यानी कि उसमें अम्ल कितना होगा, कोई विलयन है उसमें अम्ल की मात्रा कितनी है, उसी के अनुसार क्या होता है?
वो सांद्र होता है या तनु होता है। कि जब विलयन में, याद रखिएगा कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा उपस्थित रहती है, अधिक मात्रा उपस्थित रहेगी, वो सांद्र होता है यानी कंसंट्रेटेड होता है ना। और जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, उसे तनु अम्ल कहते हैं यानी डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड में ज्यादा एसिड रहेगा, ज्यादा अम्ल की मात्रा अधिक रहेगी, और डाइल्यूट में क्या होता है, अम्ल की मात्रा कम होती है। तो मान लीजिए आपके पास HCl है, इसको आपको डाइल्यूट करना है, यानी इसको तनु से, है ना, सांद्र से तनु करना है, यानी कि कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे कि एक बीकर में जल लेंगे और जल में इस अम्ल को की थोड़ी मात्रा डालेंगे, थोड़ी सी मात्रा जब डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा तनु, ये तनु अम्ल बन जाएगा, डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अम्ल में अगर क्या करिए, जल को मिलाइएगा, अगर आप अम्ल में जल को मिला दीजिएगा तो उसमें से वो क्रिया करके आप छींटा भी पड़ सकता है अम्ल की, है ना, आपके हाथ पैर जल भी सकते हैं। इससे अच्छा है तो क्या किया जाता है तनु बनाने के लिए, यानी आप याद रखिएगा कि सांद्र से तनु बनाने के लिए अम्ल की थोड़ी मात्रा जल में मिलाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। चलिए अगला बात आता है पीएच तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखिए अम्ल की शक्ति उसके हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यानी कि आप देखे थे कि प्रबल अम्ल था, वो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता था, यानी वो उसकी शक्ति हुई ना। और कम जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा वो क्या होता है, अंशतः आयनीकृत होता था, वो दुर्बल अम्ल होते थे। तो हाइड्रोजन आयन के आदान प्रदान पर ही निर्भर करता है। अतः किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए सोरेसन थे 1909 में इन्होंने अपना एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ ये पीएच स्केल में क्या होता है कि अगर विलयन का मान 7 रहा तो वो उदासीन होता है, 7 से कम रहा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होने पे वो क्षारीय होता है। 7 रहने पे यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय, यानी इधर की तरफ घटते जाइएगा तो अम्लीयता बढ़ेगी और इधर की तरफ जाइएगा तो क्षारीयता बढ़ती है। समझ गए। चलिए अब इसमें ध्यान देना होता है क्या, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकलता है। तो किसी विलयन का पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है। लघु गणक लॉगरिथम, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान, यानी पीएच किस पे निर्भर, छोटा पी रहेगा बड़ा एच रहेगा, पीएच किस पे निर्भर करता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघु गणक यानी इसका लॉगरिथम का ऋणात्मक मान। चलिए इस पे निर्भर करता है। मान लीजिए आपको जल का पीएच मान निकालना है, हमें मान लीजिए जल का पीएच मान निकालना है, पीएच मान हमें जल का निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है जल में 10 का पावर -7, यानी ये पावर देखिए इसमें लॉग में फॉर्मूला होगा, आगे चल के आप पढ़िएगा क्लास 11th में कि लॉग m का पावर n रहेगा, तो ये m है, m का पावर n रहेगा तो पावर नीचे उतर जाता है, n log m हो जाता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये पावर नीचे उतरेगा तो माइनस यहाँ पे पहले से है, ये पावर नीचे उतरा -7 log 10, तो log 10 का वैल्यू -1 माइनस से प्लस हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है, तो 7 1 जा 7, यानी पीएच मान 7 होता है जल का। यानी कि वो कैसा होगा, यहाँ से आप फिगर में देख के बोल सकते हैं कि जल क्या होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब पीएच स्केल देखिए क्या है कि आप देखिएगा, आप स्केल दुकान से खरीदिएगा तो ये स्केल जैसा इस तरह से नहीं रहता है, वो एक जैसे आप पेपर पेज जैसा रहेगा सिंपल सा, उसको डालिएगा तो वो अलग अलग कलर देगा और उसी के अनुसार ये पीएच मान हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए एक और बात आपको बता दें, हम लोग परिभाषा पढ़े थे प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म का, और प्रबल दुर्बल भस्म और दुर्बल अम्ल का। तो अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 3.5 के बीच में होगा, यानी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो ये होता है प्रबल अम्ल।
प्रबल अम्ल। ठीक है, अगर मान 3.5 से लेकर 7 तक रहेगा तो ये कहलाएगा दुर्बल अम्ल। क्या होगा? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल होता है, समझ गए। अगर 7 से लेकर पीएच मान 10.5 तक होगा, यानी 7 से लेकर 10.5 तक होगा तो ये होता है दुर्बल, सॉरी बाप यहाँ ना होगा, दुर्बल भस्म। ठीक है, यहाँ इसको हटा के यहाँ करते हैं। चलिए, और अगर 10.5 से लेके 14 तक होगा तो ये होता है प्रबल भस्म। प्रबल भस्म, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं चैप्टर में आगे हम लोग। अब जान लेते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है इसके बारे में। तो देखिए, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, HCl रहता है। ठीक है, जिसका पीएच मान कितना रहता है? 1 तक रहता है। यह हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं देता है, किंतु अपच के कारण जब इसकी पेट की अम्लीयता एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाती है, यानी 1 से घट जाता है, 1 से घट जाता है, पीएच मान 1 से घट जाता है, तो पेट में जलन होने लगती है और गैस बन जाता है। ठीक है, अब बढ़ने वाले इस अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए हल्के भस्म की जरूरत होती है, ताकि वो उसको उदासीन कर देना। तो उदासीन करने के लिए भस्म की जरूरत है, जिसे हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? हल्का भस्म एंटासिड का प्रयोग करते हैं, है ना। एंटासिड प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग क्या हो जाता है इसे, या फिर खाने वाला घर में जो सोडा होता है उसके इस्तेमाल से भी इसको नियंत्रित किया जाता है और ये आपका ठीक हो जाता है। हल्के भस्म का इस्तेमाल करके इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी 2 और भस्म दिए गए हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इनका भी इस्तेमाल से हम लोग उसकी अम्लीयता को नियंत्रित कर सकते हैं और पेट का गैस को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे? भस्म मिलाने से वो अम्ल को उदासीन कर देगा और फिर पीएच मान उसके 1 तक कायम कर देगा, जिससे पेट का दर्द आपका या जलन जो होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रभाव देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या है। तो पीएच का हमारे दांतों पर भी प्रभाव क्या होता है कि जब हम लोग शर्करा युक्त यानी शुगर वाला कोई भी, यानी जैसे आइसक्रीम हुआ, कोई मीठा चीज खाते हैं, तब यह हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। ये क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। और जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 तक रहता है तब तक तो ठीक है, और उससे कम होता है तो क्या होता है कि दांत पे दंतवल्क क्षतिग्रस्त होने जाते हैं। दंतवल्क मतलब कि इनेमल होता है, सबसे ऊपरी परत होती है, ये क्षतिग्रस्त होने होते हैं। और हमारे मुंह का लार हल्का क्षारीय होता है, जो कुछ हद तक इसको क्या करता है? उदासीन करता है। हमारे मुंह में जो लार होता है वो क्या करता है? इसको उदासीन करता है। लेकिन जब इसका प्रभाव नहीं हो पाएगा तो इसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं अम्लीयता को नष्ट करने के लिए। जो क्षारीय होता है या नीम के दातुन जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखते हैं ना कड़वा लगता है नीम का दातुन, तो वो बहुत अच्छा है, क्षारीय पदार्थ बहुत ही अच्छा है। हम लोग नीम के दातुन से साफ करें दांत तो अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं और ये हमारे दांतों को रक्षा देते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। उसी तरह हम लोग बात करते हैं थक्का के समय, है ना। थकान के समय क्या होता है? सॉरी, थकान के समय हमारे शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, है ना। हम लोग कोई शारीरिक कर्म करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, और जो हमारी मांसपेशियों में दर्द और कड़ापन ला देता है। ये क्या करता है? दर्द और कड़ापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी हो जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है, और इस फलतः वात निरपेक्ष उपापचय क्रिया का वेग बढ़ जाने से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। यानी कि जब हम लोग ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, कोई शारीरिक परिश्रम कर देते हैं, तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी होने के कारण वो हमारे मांसपेशियों में क्या हो जाता है? दर्द होने लगता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हम लोग ये लैक्टिक अम्ल बनता है और दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपको पता है ना कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन हम लोग दही खाते हैं तो हमारे शरीर में दर्द क्यों नहीं होता है ना। वो भी तो लैक्टिक अम्ल है, क्योंकि उसका पूर्ण तरह से दहन होता है। कहने का मतलब पूर्ण तरह से पाचन होता है, ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया कर देता है। आप जानते हैं कि कुछ भी खाते हैं तो उसका पाचन होता है, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जब इसका पाचन होगा तो वो क्या होगा? पूरी तरह से वो डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए हमारे मांसपेशियों में दर्द नहीं होता है। लेकिन शरीर में थकान उकान के समय हमारे मांसपेशियों में इसलिए दर्द होता है कि वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, कमी हो जाती है ना, आपूर्ति कम हो जाती है, जिसके कारण से वो पूरी तरह से
वहाँ पे क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है और इसको दर्द को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग कोई क्षारीय पदार्थ का यूज कर सकते हैं, जैसे कोई ऑइंटमेंट वगैरह यूज करते हैं ना, मलहम, तो वो क्या होता है, वो भी क्षारीय ही होता है। अगला है अम्ल के प्रयोग से बर्तनों को धब्बों को दूर करना। हमें पता है कि कॉपर के बर्तनों पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है ना, और बर्तन कैसा हो जाता है, बदरंग। ये कैसे होता है कि कॉपर का जो बर्तन होगा उसके ऊपर ऑक्सीजन से साथ वो क्रिया करके भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जमा, तो भस्म का परत जमा हुआ है ना, इसलिए उसको नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, अतः जब बर्तन पे नींबू रगड़ते हैं तो वो उसे साफ कर देता है और चमक वापस लौट आती है। ठीक है, क्योंकि नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल क्या करता है, सिट्रिक अम्ल क्या करेगा कि भास्मिक कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर सिट्रेट बना देता है, जो जल के साथ बह जाता है और आपका बर्तन पहले की तरह चमकीला हो जाता है। यानी कि अम्ल के प्रयोग से हम लोग देखते हैं भस्म को, है ना, वो भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत हट जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ, आप देखते हैं ना कोई भी ऐड वगैरह जो आता है तो उसमें नींबू इस्तेमाल रहता है ना, बर्तन साफ करने वाले जितने भी साबुन आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो अम्ल है और उस पर जो भास्मिक परत जो जमी है उसको हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह बात करें हम लोग मिट्टी का पीएच, तो मिट्टी का पीएच 7 के आसपास में रहता है, तो पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से होती है। अगर मिट्टी का पीएच यानी अम्लीय हो जाए या क्षारीय हो जाए, यानी पीएच बढ़ जाए या घट जाए, तो पौधे सही से वृद्धि नहीं हो पाती है, वो बाधित हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कोई भस्मीय पदार्थ मिलाना होगा, यानी कली चूना या भखड़ा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर पीएच नियंत्रित किया जाता है ना, जमीन के आसपास खुदाई करके, या फिर देखते हो ना कि पेड़ की थोड़ी दूर पे रंग देते हैं ना चूने से, तो उससे क्या होता है, वो भस्मीय है ना, तो उसके साथ वो अभिक्रिया करके उसके अम्लीयता को कम कर देता है और पेड़ सही से वृद्धि कर पाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पीएच का हमारे जलीय जीवों पे क्या प्रभाव होता है, कि जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पे, यानी जल जो है, नदी तालाब का जो जल है, वो कम से कम उसका पीएच जो होना चाहिए 5.6 से लेकर लगभग 6 तक ही कायम रहना चाहिए, है ना। अम्लीय हो तो इतने, इससे ज़्यादा अम्लीय ना हो, इतना तक रहेगा तो ठीक है, उसमें रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब अम्ल वर्षा होगी तो इससे और अम्लीयता घटते जाएगी ना, तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएंगे, ज़्यादा पीएच कम होगा ना। यहाँ लिखा हुआ है कि अम्ल वर्षा के या कभी या अन्य कारणों से, अन्य कारणों का मतलब फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाले कचरे, इन सब से जल नदियों तालाब जो भी है उनका पीएच मान जो होता है कम हो जाता है, यानी अम्लीयता बढ़ जाती है, तो उसमें रहने वाले जीवों का जो जीवन होता है वो संकट में आ जाता है। तो ये देखिए जलीय जीवन पे भी प्रभाव। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।